देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे, जहां पर एक पूरी अदृश्य ताकत को हराते हुए कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के करीबी और गृह राज्य मंत्री को लेकर की है बड़ी कार्रवाई। दोस्तों बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार पाताल से निकालकर दिखा दिया जिसको बचाने में लगी हुई थी पूरी अदृश्य ताकत। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, जिसके बाद मंत्री के इस्तीफे को लेकर मांग और ज्यादा तेज हो गई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी के लपेटे में आए हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे ओवैसी को लेकर दे रहे थे विवादित बयान, जिसके बाद दिया गया मुंह तोड़ जवाब और जमकर भाजपाइयों की बेइज्जती हुई है। दोस्तों इसी के साथ में चलेगी एक और बड़ी अपडेट, तब जहां पर राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर यूथ कांग्रेस के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी के एक और मंत्री से मांगा है इस्तीफा। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को यह पता करना चाहिए कि आखिर कौन सी अदृश्य ताकत बीजेपी के नेता के बेटे को बचा रही थी दोस्तों, यानी देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचा रही थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार दबोचा है और की जानी चाहिए बड़ी कार्रवाई। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले 8 मई 2026 को एक मामला सामने आता है दोस्तों, जहां पर पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हैदराबाद के अंदर एक लड़की की मां एफआईआर दर्ज करवाती है। दोस्तों पॉक्सको एक्ट के तहत सेक्शन 11, 12 और बीएनएस की धारा 74, 75 के तहत मामला दर्ज करवाया जाता है और यौन उत्पीड़न के साथ साथ शराब पिलाने और ग्रूमिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के अंतर्गत काम करने वाले देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, यानी बंदी संजय कुमार का बेटा भगीरथ था। दोस्तों ऐसे में 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जांच करनी शुरू की, तो भगीरथ महेंद्र यूनिवर्सिटी छात्र शुरू में सामने नहीं आए दोस्तों, यानी कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। भगीरथ का पक्ष था कि उसे जानबूझकर फंसाया गया दोस्तों, लेकिन 12 से 13 तारीख के बीच में तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर बीजेपी के गृह राज्य मंत्री का बेटा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करता है। दोस्तों पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर समन जारी करते हुए इसे पेश होने के लिए बोला। महिलाओं के संगठन के द्वारा पुलिस स्टेशन के बाहर एब्सकॉन्डिंग के पोस्टर लगाए गए दोस्तों, यानी पुलिस ने इस व्यक्ति को बुलाया बीजेपी के गृह राज्य मंत्री के बेटे भगीरथ को, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा दोस्तों। उसके बाद मामला समझ में आ गया कि ये तो भाग गया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की पुलिस ने 14 मई 2026 को लुकआउट का नोटिस जारी किया दोस्तों, और देश छोड़ने से इसे रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद हैदराबाद से लेकर करीमनगर और दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई दोस्तों, और 8 मई से लेकर 8 दिनों के संघर्ष यानी 8 दिनों के बाद आखिरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। लेकिन 8 दिनों तक इसको कौन बचा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। भगीरथ के वकील के माध्यम से पुलिस के सामने सरेंडर करने का दावा किया गया दोस्तों, लेकिन भगीरथ को बीजेपी के गृह राज्य मंत्री के बेटे को कांग्रेस पार्टी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि हमने इसको गिरफ्तार किया है, इसने सरेंडर नहीं किया, जबकि बीजेपी का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंडित संजय कुमार बोल रहा है कि कानून के सामने सब बराबर है और न्यायपालिका पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक पंडित संजय कुमार, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का चुनाव जीतना चाहती है, उसकी छवि पर यह सबसे बड़ा दाग लगा। और सवाल यह है कि 8 दिनों तक इसको बचा कौन रहा था दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि कौन सी वो अदृश्य ताकत थी जो अमित शाह के करीबी पंडित संजय कुमार के बेटे भगीरथ को बचा रही थी दोस्तों, और देश के गृह मंत्री का बेटा लापता चल रहा था, भगोड़ा हो गया था, तो ये तो अपने आप में आश्चर्य वाली बात थी दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार पर जो आरोप बीआरएस पार्टी के लोग लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मिलकर काम कर रही है, वो आरोप पूरी तरीके से गलत साबित हुए दोस्तों। आखिरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। ये हाई प्रोफाइल मामला है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर इसमें एक तो नहीं बल्कि कई लोग फंसे हुए हैं और जरूर इसे बचाने के लिए बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी को जांच पड़ताल करके आखिरकार पता करना चाहिए कि कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया गया 8 दिनों तक इसको बचाने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है बंडी संजय कुमार का इस्तीफा लिया जाए दोस्तों, जो अपने बेटे के बचाव में आकर खुलकर पक्ष ले रहे हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि ये गृह राज्य मंत्री है दोस्तों, यानी पावरफुल नेता है, और ऐसे में इनके बयानों के बाद पूरी तरीके से न्याय दिलाना एक बड़ा संघर्ष का काम होगा, और कांग्रेस पार्टी की सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूर इस मामले को दबा दिया जाता दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी डटकर मुकाबला कर रही है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जो अच्छी बात है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइए अगर आप भी मानते हैं कि बंडी संजय कुमार का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए। और इस मामले को लेकर तेलंगाना रक्षा समिति यानी टीआरएस की अध्यक्ष कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए मांग की है कि मामले की स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए बंडी संजय कुमार को पोस्ट से हटाया जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाए। अगर ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से नहीं हटेगा तो फिर जांच नहीं हो पाएगी। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जांच तभी हो पाएगी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पोस्ट से इस व्यक्ति को हटाया जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है और जिस तरीके से भाजपा तेलंगाना के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए चेहरा तलाश रही है दोस्तों बीजेपी के लिए, बंडी संजय कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर बीजेपी कई सीटें जीत सकती है, ऐसा भाजपा को लगता है
दोस्तों, और इसीलिए कोई कार्रवाई तो होगी नहीं अगर आप भी मानते हैं कि इससे पहले अमित शाह के अंतर्गत काम करने वाले लखीमपुर खीरी के पूर्व सांसद अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप लगा था कि उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी दोस्तों। और अब ये मामला एक और सामने आया जहां पर अमित शाह के एक और करीबी के बेटे पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। सवाल यह है कि क्या अमित शाह के अंतर्गत काम करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय के पोस्ट में ही क्या कोई दिक्कत है कि जो भी अमित शाह के अंदर काम करता है यानी गृह मंत्री के अंदर गृह राज्य मंत्री बनता है वो इस तरीके के कांड में या उसके परिवार का कोई व्यक्ति इस तरीके के कांड में पकड़ा जा रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह हर वक्त दोस्तों हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहते हैं। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल असदुद्दीन ओवैसी भी ये स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू थे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी कपड़ा मंत्रालय, क्या आपको पता है कि यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के अंदर एमएसएमई और माइक्रो पावर लूम बुनकरों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। इस कारण से यूनिट्स बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक लगा सकते हैं? रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? ये सवाल गिरिराज सिंह से पूछ रहे हैं ओवैसी। दोस्तों ओवैसी आगे कहते हैं कि फैब्रिक्स और आरएमजी एक्सपोर्ट्स के लिए इस सेक्टर को इंसेंटिव की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? ये सवाल है। क्या आप सरकार में है, पावरलूम सेक्टर को आप लोग बचाएंगे? अपने शपथ के दौरान आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो कुछ इस प्रकार थे कि अपने शुद्ध अंतःकरण शब्द का इस्तेमाल आपने किया था। याद रखिए इस बात को। यानी दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने एकदम सही तरीके से मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। दोस्तों ओवैसी ने कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बताया है कि असलियत में कपड़ा मंत्री का काम क्या है। यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, वाराणसी और अलग अलग इलाकों के अंदर बुरी हालत हो रखी है, बुनकरों की उस पर ध्यान देना है। लेकिन गिरिराज सिंह असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लेते हुए विवादित बयान देते हुए कह रहे हैं कि ओवैसी भी ये स्वीकार करेगा कि वे हिंदू है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री काम करना ही नहीं चाहता। और सोचिए जिस मंत्रालय यानी जहां पर करोड़ों लोग सीधे तौर पर जिस मंत्रालय के काम के आधार पर रोजगार पा रहे हो या फिर रोजगार का संकट उनके लिए हो, उस मंत्री के पास ये सब बोलने का टाइम कैसे आ जा रहा है और ऊपर से ये विवादित बयान दे रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी पलटवार करते हुए विवादित बयान देने की जगह ओवैसी ने गिरिराज सिंह को बताया कि गिरिराज सिंह का मंत्री के तौर पर क्या भूमिका है। यानी इसे पता चलता है दोस्तों कि ओवैसी ने एकदम सही मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरीके से गिरिराज सिंह जैसे लोगों को याद दिलाना चाहिए कि भाजपा के नेता मोदी और शाह ने इनको मंत्री जरूर बना दिया, लेकिन इनके मंत्रालय का क्या काम है इनको बार बार याद दिलाना चाहिए। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और काम नहीं करने के लिए इस तरीके का विवादित बयान देते हैं और ओवैसी ने एकदम सही जवाब दिया, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीट के मामले को लेकर यानी नीट पेपर लीक मामले को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने जोरदार तरीके का विरोध किया। दोस्तों लीक मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्री कोई नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के लोग शिक्षा मंत्री को अब लीक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भ्रष्ट एनटीए अधिकारियों और अपने नेताओं के साथ मिलकर एक झटके में 22 लाख छात्रों और परिवारों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अब तक 4 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कब बर्खास्त किया जाएगा और करप्शन से पूरी तरीके से लिप्त एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कब बैन लगाया जाएगा? तीसरा सवाल लेकर मैदान में कूदे हैं कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोग। दोस्तों तीसरा सवाल यह है कि जेपीसी जांच से सरकार क्यों घबरा रही है, भाग रही है? प्रभावित छात्रों को कब मुआवजा मिलेगा? और जो 5वां प्रश्न है वो ये कि प्रधानमंत्री कब चुप्पी तोड़ेंगे, कब माफी मांगेंगे? यानी प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करने के लिए आ जाते हैं लेकिन पेपर लीक पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दोस्तों। यानी 22 लाख लोगों और परिवार को बर्बाद करने वाले पेपर लीक के मामले पर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इन्हीं मामलों को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया दोस्तों। इसके बाद एनटीए के दफ्तर भी पहुंच गए, वहां पर जाकर भी प्रदर्शन किया गया और इन्हीं प्रदर्शन की तस्वीरों को वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ जालसाजी का एक तय फॉर्मूला है। पहले लंबी खामोशी रखो, फिर गुनाहगारों को संरक्षण दो, फिर सवाल पूछने पर हमला करो। और नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ और एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, यानी एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 2024 में एनटीए डीजी को हटाया गया। अब वो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के तौर पर, प्रमुख सचिव के तौर पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ये सरकार जवाबदेह नहीं हो रही है, जवाबदेही लेने वाली नहीं है और जवाबदेही से दूर भागने की कोशिश कर रही है, यानी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है दोस्तों। और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि नेहरू आए थे और नेहरू ने आकर पेपर लीक कर दिया, क्योंकि भाजपा के लोग खुद तो जिम्मेदारी लेते नहीं है दोस्तों। और सरकार चलाते चलाते 12 साल होने के बावजूद जिम्मेदारी और बीजेपी दोनों के बीच में दूर का रिश्ता है दोस्तों, और दोनों एक दूसरे से भागते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति यानी जिम्मेदारी से बचो और दूसरे पर आरोप लगाओ, इस पर ही राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए ये बातें कही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
राहुल गांधी और ज्यादा भड़क गए दोस्तों। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने 22 लाख नीट बच्चों के साथ धोखा किया है, साथ ही संसद का भी अपमान किया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें विपक्ष के सांसद थे जो संसद पर भरोसा नहीं करते हुए नीट के अंदर सुधार पर क्या भरोसा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधान जी को भी अभी हटाइए, यानी प्रधान जी को भी हटाने का टाइम आ चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं और दावा करते हैं कि वो प्रधान सेवक है, तो राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरह ही तंज कसते हुए कह रहे हैं कि प्रधान जी को भी हटाइए। तो क्या राहुल गांधी मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान को? दोस्तों कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का भी एक प्रधान है दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी है। और ऐसे में कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए जो मैसेज एकदम क्लियर रखे देश के अंदर की अगर कोई पेपर लीक होता है तो अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, यानी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और जिम्मेदारी के आधार पर अगर कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों के अंदर अधिकारी मामले को सीरियस तरीके से लेंगे, वरना ऐसे ही ठंडे बस्ते में डालते चले जाएंगे। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ 2.5 साल के बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है दोस्तों। जून में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का प्रस्तावित दौरा करने जा रहे हैं। करीब 2.5 साल के बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं दोस्तों। 2023 में सितंबर के महीने में विधानसभा का प्रचार के दौरान राहुल छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रशिक्षण शिविर 21 जून से 30 जून तक आयोजित हो सकता है दोस्तों। रायपुर के चंपारण में शिविर लगाए जाने को लेकर चर्चा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही उड़ीसा के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे दोस्तों। यानी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कार्यकर्ता और नेताओं से यहीं पर बातचीत करेंगे, जो अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2-2, 3-3, 4-4 राज्यों को इकट्ठा करके उन सारे जिला अध्यक्षों की एक साथ बैठक करवा रही है दोस्तों। जो फॉर्मूला पार्टी ने हरियाणा में तय किया था वही फॉर्मूला हर राज्य के अंदर लागू किया जा रहा है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी जिला अध्यक्षों की बैठक को लेकर। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को लेकर अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। विजय के मुख्यमंत्री पोस्ट पर शपथ लेते ही थलपति विजय ने 1-2 नहीं बल्कि लगातार 5-7 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया हुआ है दोस्तों। पहले दिन उन्होंने शराब की दुकानों को बैन किया था जो पूजा स्थल के आसपास है, यानी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या फिर गुरुद्वारे के इर्द गिर्द थे दोस्तों, उन सबको बंद किया। दूसरा उन्होंने फैसला लिया कि नीट के जो पेपर है उसका विरोध किया जाए और 12वीं के आधार पर बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। राज्य सरकार को ये ताकत मिलनी चाहिए कि वो नीट के आधार पर नहीं बल्कि राज्य सरकार के अपने खुद के क्राइटेरिया के आधार पर बच्चों को नियुक्ति दे। तीसरे दिन फैसला लेते हैं कि कॉटन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है उसको हटाया जाए और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखा गया दोस्तों। और चौथे दिन वीआईपी प्रोटोकॉल को खत्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और 5वें दिन उन्होंने महिलाओं के समर्थन में और महिलाओं के नेतृत्व में जो एडिशनल एडवोकेट जनरल टीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको और ज्यादा मजबूत किया है दोस्तों, और महिलाओं की वकील की फौज तैयार की है। तो थालापति विजय हर दिन कोई ना कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते जा रहे हैं। इसे पता चल रहा है कि थालापति विजय ये सारा कुछ पूरे पहले से ही प्लान करके काम कर रहे थे दोस्तों, और उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय अगर इसी तरीके से काम करते रहे और 5 साल चल गए तो फिर थालापति विजय को हरा पाना असंभव जैसी स्थिति होगी दोस्तों, क्योंकि थालापति विजय हर चीज के अंदर आम जनता से जुड़कर फैसले ले रहे हैं दोस्तों। आम जनता उनके सारे फैसले को पसंद भी कर रही है, यानी नायक स्टाइल में लगातार तमिलनाडु के अंदर राजनीति चल रही है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों में बीजेपी के लोग 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं दोस्तों, यानी हर स्कूल के अंदर सीबीएसई में 3 भाषा लोगों को पढ़नी पड़ेगी, बच्चों को पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, और ये मैंडेटरी यानी पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार कार्य कर रही है दोस्तों। आदेश भी जारी किया गया है। तो एक बार फिर से तमिलनाडु के अंदर टकराव देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर जमीन सौदे के मामले को लेकर प्री अरेस्ट बेल यानी नियमित जमानत दे दी है दोस्तों। कोर्ट ने इस मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए वाड्रा को समन किया था दोस्तों, और जमानत देते वक्त कोर्ट ने कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी है, यानी कोर्ट को अगर कुछ मामले में झोल दिखाई देता तो कोर्ट कई सारे एडिशनल शर्त रखता दोस्तों, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं गई है। और सुनवाई के दौरान वाड्रा ने कहा कि ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है और निष्पक्ष नहीं है, लेकिन मुझे देश की न्याय प्रणाली पर पूरी तरीके से विश्वास है। और ईडी के वकील जाहेब हुसैन ने जांच के विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने अदालत को बताया कि एजेंसी अभी भी कुछ पहलुओं की जांच कर रही है और इसके लिए समय की जरूरत है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बोली कि जो टीएमसी छोड़कर जाना चाहते हैं चले जाइए, पार्टी को वापस से खड़ा करूंगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, टीएमसी के संगठन को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने आगे कहा कि हम पार्टी के दफ्तर को दोबारा खोलेंगे।
उन्हें रंगेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने दफ्तर के अंदर पेंट करूंगी और अपने दफ्तर को वापस से नया बनाकर संघर्ष की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोल दिया गया है कि जो लोग संघर्ष करने को तैयार है वो हमारे साथ खड़े रहे और जिनको जहां जाना है वो जा सकते हैं। पार्टी की ओर से कोई ही लोगों के लिए रोक टोक नहीं है। यानी दोस्तों ममता बनर्जी ने बता दिया है वो किसी नेता या किसी मंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि मेहनत से मुख्यमंत्री थी और आज की डेट में भी ममता बनर्जी को लेकर भारी समर्थन है दोस्तों अलग अलग इलाकों में। और यहाँ तक सबको पता है कि ममता बनर्जी सड़कों पर लड़ाई लड़ती नजर आएंगी तो पूरी तरीके से पार्टी को एक बार फिर से खड़ी कर देंगे दोस्तों। तो उनको कार्यकर्ता खासकर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, उनको नॉर्मल लोग चाहिए और खासकर वे लोग चाहिए जो पूरी तरीके से मेहनत करने को तैयार है। बाकी ममता बनर्जी रुकने वाली महिला तो नहीं है दोस्तों। 2029 के अंदर बीजेपी से बदला लेकर रहेंगे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दिया दोस्तों और उस पर पारिवारिक दुख के बीच में सियासत करने का आरोप लगाया गया। यानी अखिलेश यादव पर बीजेपी के नेता ओपी राजभर आरोप लगा रहे हैं। यह भी कहा कि अगर कोई विभाग चाहिए अखिलेश यादव को तो बताना, यानी सुभाषपा ज्वाइन कर लीजिए अखिलेश यादव। और आपको अगर कोई विभाग चाहिए तो सुभाषपा ज्वाइन कर लीजिए अखिलेश यादव के लिए मैं योगी आदित्यनाथ से लड़ाई करके उनको मंत्री बनवा दूंगा और विभाग दिलवा दूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अखिलेश जी अभी आपके भाई का देहांत हुआ है और पूरा परिवार परेशान चल रहा है। यही वजह है कि मैं आपके दुख में शामिल हूं और आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना लिखना बंद कर दिया था, थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए। उन्होंने आगे लिखा कि आप इतने सता लोलुप हो गए हैं कि परिवार की गमी के बीच में यानी गम के बीच में राजनीति आपको सूझ रही है और दूसरों के घरों में क्या चल रहा है आपको ज्यादा चिंता है। लगता है कि लोक लाज आप लोगों ने त्याग दिया है और जहां 13वीं तक रुक जाना चाहिए आपको वहां पर आप राजनीति कर रहे हो। यानी दोस्तों बीजेपी के नेता भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सुभाषपा के नेता ओपी राजभर अब अखिलेश यादव को ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों कि कब क्या करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव को उल्टा सीधा बोलने के सिवा इनका राजनीति में कुछ और महत्व नहीं है दोस्तों, लोग इनको भाव देते नहीं है क्योंकि ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा पार्टी बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि अखिलेश यादव की पार्टी को समाजवादी पार्टी को यादव समाज की पार्टी बताकर गैर यादव ओबीसी वोटों को तोड़ा जाए। और ऐसे ही निषाद पार्टी भी काम कर रही है दोस्तों। दोनों के दोनों इसीलिए एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं और अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहते हैं, उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं दोस्तों। साथ साथ नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मशाल निकाली है दोस्तों। मशाल जुलूस निकालते हुए राजस्थान के सीहोर के अंदर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर विरोध करती हुई नजर आ रही है। नीट यूजी परीक्षा लीक पेपर मामले को लेकर एक दो नहीं बल्कि ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों जहां पर लोग विरोध करते हुए मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया वाले दिखा नहीं रहे। तो इसका मतलब कुछ लोग मान रहे होंगे कि आंदोलन नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत ये दोस्तों की सोशल मीडिया पर जाइए तो पूरा का पूरा टाइमलाइन कांग्रेस पार्टी का भरा हुआ है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर अलग अलग इलाके हो, हर जगह सब मिलकर बीजेपी की सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन टीवी वालों के कैमरे पर दिखाई नहीं देगा और आप लोग जानते हैं उसके पीछे क्या बड़ा कारण है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर टीएमसी और ममता बनर्जी 75 मुस्लिम जातियों को बनाना चाहती थी ओबीसी, बीजेपी सरकार ने बदला फैसला। दरअसल अपडेट ये है दोस्तों की ममता बनर्जी सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों जिसमें 75 मुस्लिम और 2 हिंदू समुदाय के लोग यानी टोटल 77 समुदाय के लोगों को ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण दिया गया था। पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद ममता सरकार ने अपने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट भेजा दोस्तों और फैसले को चुनौती दी गई। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो फैसले को चुनौती देने के लिए जो वकील मैदान में उतारे गए थे दोस्तों, जो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को पलटने के लिए, अब दोस्तों फैसला लिया गया है बीजेपी की राज्य सरकार के द्वारा कि वो हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले पर यानी 77 लोगों को 77 समुदाय के लोगों को ओबीसी कैटेगरी के तहत मिलने वाले आरक्षण जो पहले प्रावधान किया गया था वैसा नहीं किया जाएगा। एक तरीके से यथास्थिति बनाकर रखी गई है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने वकीलों से बोला कि आप लोग याचिका वापस ले लीजिए, जबकि ममता सरकार इस मामले पर अपने वकीलों को उतारकर बड़े बड़े वकीलों को उतारकर लड़ाई लड़ रही थी दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को घोषणा की है कि राज्य के अंदर तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए दिया जाएगा और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए दिया जाएगा। नायडू श्रीकाकुलम जिले के अंदर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो बात कही है उसके बाद विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया है दोस्तों। देश के अंदर लगातार आबादी यानी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। ऐसे में नायडू श्रीकाकुलम जिले के अंदर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार योजना का ऐलान कर दिया दोस्तों। दूसरे बच्चे के लिए 25,000, तीसरे बच्चे के लिए 30,000 और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपए देने का उन्होंने वादा
वादा कर दिया दोस्तों। इसे आंध्र प्रदेश के अंदर ये जनसंख्या और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। उनका दावा है कि जनसंख्या कम होने के कारण स्थिति खराब हो रही है, हमारा इंडस्ट्रियल विकास नहीं हो रहा है और इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों। हकीकत यह है कि देश के अंदर बेरोजगारी और तमाम तरीके की समस्या ही आबादी एक बड़े कारण के कारण है दोस्तों। यानी आबादी ज्यादा होना भी एक देश के अंदर देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का बड़ा कारण है, आप लोग सब जानते ही है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के नेता चाहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता या यूं कहिए एनडीए गठबंधन के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर आबादी और ज्यादा बढ़े। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस देश के अंदर लोगों के पास शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी पीने के लिए ठीक नहीं है, सांस लेने के लिए हवा ठीक नहीं है दोस्तों, सड़कें ठीक नहीं है, न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास नहीं रहा और तमाम तरीके की चीजों के बावजूद क्या उस देश के अंदर आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना क्या ये देश के साथ घोर अन्याय नहीं है? अगर आप भी मानते हैं ये मानवतावाद के खिलाफ भी है, क्योंकि एक बड़ी आबादी एक अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देना चाहती है जिसे उनका बच्चा आगे भविष्य में बहुत कुछ कर पाए। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आज की स्थिति में ऐसा भारत में कर पाना काफी कम लोगों के बस की बात है। खासकर देश के अंदर केवल बमुश्किल 10% लोग ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। बाकियों को जिंदगी के हर संघर्ष में जूझना पड़ रहा है और उसके बाद बीजेपी और एनडीए गठबंधन सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जुड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत दिन।